अस्सलाम वालेकुम मेरे समाचार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मैदान सज गया है और आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। ये 72 घंटे इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अहम है, यानी तख्त होगा या फिर तख्ता। और हुकूमत के लिए भी इंतहाई अहम है कि हुकूमत जो इस वक्त तख्त नशी है, क्या वो तख्ते पर आन गिरेगी, यानी धड़न तख्ता होगा। इस हवाले से भी खासे डिसाइसिव बताए जा रहे हैं। अब इन 72 घंटों में ये 72 घंटे का अल्टीमेटम क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, 72 घंटों का अल्टीमेटम असल में बड़ों की जानिब से हुकूमत को भी दिया गया है कि हुकूमत को हर सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नंबर पूरे करने हैं और मंडे के रोज पार्लियामान के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाना है। आइंदा हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पार्लियामान में टेबल करना है और मंजूर भी कराना है। तो हुकूमत के लिए भी खासा क्रूशल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई है, जहां से वापसी का रास्ता कोई नहीं है। दोनों तरफ प्लान बी भी तैयार किए हुए हैं। मैं जरा इस वक्त की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है आपको बता दूं कि हत्ता कि लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज से भी मोटरवे को बंद कर दिया गया है। बुरहान इंटरचेंज इस्लामाबाद के करीब वहां पे खंदक खोदी गई है ताकि जो लोग इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं उनको इस्लामाबाद दाखिल होने में दुश्वारी हो। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर फौज डिप्लॉयड है। आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी से फौज को तैनात किया है। रेंजर्स इस वक्त रेड जोन में, डी चौक में और उसके साथ साथ हसास इमारतों के ऊपर हैं। अब तक डी चौक से 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ और छापे, ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है। उधर सवाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में निकलेगा, अली अमीन गंडापुर साहब भी प्लान बी पे अमल पैरा है और प्लान बी के तौर पे जो पहला टियर है उसके अंदर फायर फाइटर्स भी हैं, उसमें रेस्क्यू की गाड़ियां भी हैं, उसमें क्रेनें भी हैं और ये सब उस काफिले को लीड करेंगी ताकि रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाया जा सके, कंटेनर्स को साइड पे रखा जा सके और जो आंसू गैस के शेल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी वहां पे भरपूर बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। और बंदोबस्त तो ये भी है कि संजानी में जो जलसा हुआ था और जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी, तो वहां जो मुकदमात हैं उसमें राहदारी जमानत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब की अदालत से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो राहदारी जमानत है वो भी ले ली है और उसके बाद वो निकले ताकि गिरफ्तारी से बचने के लिए जो हर मुमकिन इकदाम है वो किए जा सके। अच्छा, अब प्लान क्या है? वफाकी हुकूमत का प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेबल किया जाए कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं और कुछ ऐसे लोगों को सामने लेके आया जाए जिनसे आतिशी असलहा भी बरामद हो, जिनसे गुलेले भी बरामद हो, जिनसे डंडे भी बरामद हो और फिर ये जोड़ा जाए, उसके साथ एस्टैब्लिश किया जाए कि ये लोग तो कोई बहुत बड़ा 9 मई पार्ट 2 करने जा रहे थे। और उसकी आड़ में 2 चीजें बड़ी तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं इस प्लान बी के अंदर। एक ये कि अभी तक जो लोग इमरान खान का नाम नहीं लेते और बानी पीटीआई कहते हैं, ये बानी पीटीआई कहने के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए कि आप बानी पीटीआई भी नहीं कह सकेंगे। वो कैसे होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत ने इदिया दिया था कि पीटीआई को बैन करेंगे, आप पीटीआई को बैन करने की तरफ लेके जाएं और एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ एविडेंसेस और सब्सटेंशियल एविडेंसेस रखे जाए कि इन लोगों को हमने वफाकी दारुल हुकूमत से गिरफ्तार किया है और सिर्फ ये निहत्ते गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि असले के साथ, बारूदी मवाद के साथ हुए हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीजें, कुछ वेपन्स इनसे मिले हैं जिससे नक्स अमन का खतरा था, इस्लामाबाद में लाशें गिराई जानी थी। और अभी भी कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है कि देखिए जी, मियां वाली से एक काफिला निकला है और इनके हाथों में वेपन्स हैं और ये वेपन्स लेके जा रहे हैं कि जी अगर रियासत की तरफ से कोई हमला होता है तो जवाब में हम भी फायर खोलेंगे। तो इस प्लान को हमने सबूताज कर दिया है, इस प्लान को बुलडोज कर दिया है और वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो इतने एविडेंस देने के लिए काफी है कि एक पार्टी को दहशतगर्दी के लेबल के साथ बैन किया जा सके। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंतहाई इकदाम भी लिया जाएगा क्योंकि मामला जब जंग के होते हैं तो फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग में तो फिर दोनों तरफ से ताकत का इस्तेमाल होता है और भरपूर ताकत का इस्तेमाल होता है। अब इसमें हुकूमत के लिए खतरा क्या है? देखिए, यही खतरा है कि जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। हर काम बजोरे बाजू या ताकत से नहीं होता,
जब आप ताकत का अननेसेसरी इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज होती हैं, वहां बंदे मरते हैं, तो फिर वो जो खूनी इनकलाब की बात करते हैं कि खून से, और फिर जाहिर है बिफर जाती है जब अवाम, तो अवाम के सबर का पैमाना लबरेज होता है, तो वहां पर भी मामलात हाथ से निकलने का अंदेशा होता है। फिर इंटरनेशनल तंजीमें भी देख रही होती हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें, वॉच डॉग्स भी काम कर रहे होते हैं, और फिर हुकूमत जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 72 घंटे का जो ऑपरेशन है, ये दोनों तरफ से बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत डिसाइसिव है। और ऐसे वक्त में कि जब मलेशियन वजीर आजम दौरे पाकिस्तान पे है, एससीओ सरबराही इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। अच्छा, गुज़श्ता रात 3 बजे पता चला है कि टोबा टेंग सिंह से, जो रियाज फतियाना साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, एमएनए भी रहे हैं, वो अपनी अहलिया के साथ तो बाहर है, लेकिन उनके बेटे एहसन रियाज को रात 3 बजे अगवा किया गया है, ऐसी इतलात मौजूद है। पकड़ धकड़ हो रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है इसकी आड़ में। अच्छा, अब इससे हुकूमत कैसे कैपिटलाइज कर सकती है? हुकूमत ऐसे करेगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता के कि पीटीआई तो बस गई कि गई, डेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, बैन की तरफ जा रही है, हालात खराब हो गए हैं, क्यादत गिरफ्तार हो गई है, 9th ऑफ में पार्ट 2 हो गया है। ऐसे में जो पीटीआई के आजाद लोग जिनको कहा जा रहा है, जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया, पार्टी डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं, विच आर स्टिल हैंगिंग इन दी एयर, तो उनको तोड़ा जाए और हुकूमती सफों के अंदर उनको शामिल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज का मामला हल हो गया, नंबर 2 ये कि रिकाउंटिंग के अंदर ऐसी इतलात मौजूद हैं कि अभी भी 9 से 13 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकाउंट के अंदर बदला जाएगा नंबर, तहरीक इंसाफ के लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनाया जाएगा। वही प्लान जैसे मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बहुत ज्यादा कर दी जाती है और मुस्तरद भी उसके होते हैं जो जीता हुआ होता है, ये प्लान भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो इस तरह के जो प्लान बी है, इस्टेब्लिशमेंट की जेब में तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस प्लान बी के ऊपर अमल कर रही है जो उनके पास मौजूद है। तो दोनों तरफ से इस भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर है अल्टीमेटली प्रिवेल वही करेगा जो इस गेम ऑफ नर्व्स के अंदर जो है मजबूत आसाब का मालिक होगा और सेंसिबली प्ले करेगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो आईनी तरमीम है उस हवाले से ये कह दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कैटेगोरिकली कि नेक्स्ट वीक में बाय एनी मीन्स आपने लेके आनी है, और अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर उसका प्लान भी ये है कि जो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राजी है, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी राजी है, हुकूमत भी आईनी अदालत बनाना चाहती है। तो जो जहां पे इत्तफाक नहीं होगा उसको जरा फेज 2 में डाल दिया जाएगा, यानी 2 फेजेस होंगे। पहले फेज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो बिल है मंजूर करा लिया जाएगा और बाकी जो तरमीम है जिसपे इख्तलाफ राय है उनको फेज 2 में डाल दिया जाएगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि मलेशियन वजीर आजम क्योंकि पाकिस्तान में है तो उनकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट जीएचक्यू में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो नासिम मुनीर से हुई है और 2 तरफा उमूर के ऊपर, दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, सिक्योरिटी उमूर पर भी बात हुई है। और जाहिर है कि जब एक हाई लेवल वफ्द पाकिस्तान में है, हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और एट द वेरी मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर में ये करने जा रही है, इसके ऑप्टिक्स भी हैं, इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे और जाहिर है कि वो फिर भुगतने भी पड़ेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।